हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। उपन्यास की श्रृंखला में आज हम देखेंगे एक बहुत ही चर्चित उपन्यास नदी के द्वीप के बारे में। नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखित उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ। इसके पात्र की अगर बात की जाए तो इसके पात्र हैं भुवन, रेखा, चंद्रमाधव, गौरा, हरेंद्र, कौशल्या, मलयमेम, डॉक्टर रमेश चंद्र इत्यादि। हरेंद्र रेखा के पति हैं, जिनसे तलाक के बाद डॉक्टर रमेश चंद्र से रेखा ने शादी की है। तो देखिए, हरेंद्र कौन है? हरेंद्र रेखा के पति हैं। और जब दोनों में तलाक हो जाता है, हरेंद्र और रेखा का तलाक हो जाता है, तो रेखा की दोबारा शादी किससे होती है? डॉक्टर रमेश चंद्र से होती है। तो रेखा के पहले पति हरेंद्र हैं और दूसरे पति हैं डॉक्टर रमेश चंद्र दी। आगे देखेंगे, इस उपन्यास के अनुक्रम हैं भुवन, चंद्रमाधव, गौरा, अंतराल, रेखा, भुवन, चंद्रमाधव, रेखा, अंतराल, गौरा तथा उपसंहार। इस उपन्यास के आरंभ के पूर्व अंग्रेजी कवि शैली या शैली की पंक्ति है मैनी द ग्रीन आइल नीड्स मस्ट बी। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि नदी के द्वीप उपन्यास के आरंभ के पूर्व ये पंक्तियां किसकी हैं? मैनी ए ग्रीन आइल नीड्स मस्ट बी। ये अंग्रेजी कवि शैली या शैली की पंक्ति है, इसको अवश्य याद रखेंगे। आगे देखिए, इस उपन्यास में भुवन द्वारा पाश्चात्य कवि एलियट की पंक्तियां गाई गई हैं। तो एलियट की पंक्तियां कौन सी हैं? बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी। आगे देखेंगे, इस उपन्यास में रेखा द्वारा पाश्चात्य कवि लॉरेंस की पंक्तियां गाई गई हैं। लॉरेंस की पंक्तियां कौन सी हैं? चलिए देखते हैं। डार्क ग्रासेस अंडर माई फीट सीम टू डेबल इन मी। तो ये पंक्तियां हैं लॉरेंस की, और गाई किसके द्वारा गई हैं इस उपन्यास में? तो रेखा के द्वारा गाई गई हैं। इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों के कथन देखेंगे। सबसे पहले है रेखा के कथन। यहाँ पे पहले देखिएगा, इस उपन्यास में रविंद्रनाथ ठाकुर का कथन है। सबसे पहले किसके कथन देखेंगे? रविंद्रनाथ ठाकुर के। इनका कथन है, मैं उस विशाल मरु की तरह हूँ जो बांस की एक हरी पत्ती को पकड़ लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। अब पात्रों के कथन देखेंगे। सबसे पहले है रेखा का कथन, मैं जैसे सागर की मछली हूँ, जमीन से पैर उठा लूँ तो भी गिरूंगी नहीं, तैरती रह जाऊंगी। फिर है अगली पंक्ति, अगला कथन, मुझे तो लगता है जब आप मानव से हटकर मानवता की बात सोचने लगते हैं, तभी आप जीवन से दूर चलते जाते हैं। जब मिट्टी से बांधने वाली जड़ें नहीं रहती, तब हवा पर उड़ते हुए जीने के लिए कहीं ना कहीं से साधन जुटाने पड़ते हैं। इनका अगला कथन है किसका? रेखा का, मेरे लिए काल प्रवाह भी प्रवाह नहीं है, केवल क्षण और क्षण और क्षण का योगफल है। भविष्य कुछ नहीं, एक निरंतर विकासमान वर्तमान ही सब कुछ है। अगला कथन है, डूबते सूर्य को कौन पकड़ सकता है? और वास्तव में कोई नहीं पकड़ सकता। उसके आगे है भुवन के कथन। इनका पहला कथन है, आत्मा के नक्शे नहीं होते कि हम चट से फैसला दे दें। अगला कथन है, दिशा निर्देशन भीतर का आलोक ही कर सकता है। फिर अगला कथन इनका है, यूं क्षण की प्रेरणाओं पर
अपने को छोड़ देने से आदमी शीघ्र ही आंधी पर उड़ता तिनका बन जाता है। चंद्रमाधव के कथन के बारे में देखेंगे। चंद्रमाधव का पहला कथन है, होना ही सत्य की एकमात्र कसौटी है। दूसरा कथन है, आकाश सूना कहाँ है, यह तो भरा हुआ है रहस्यों से जो हमारे आगे उद्घटित होता है। गौरा का कथन देखेंगे, स्वाधीनता केवल सामाजिक गुण नहीं है, वह दृष्टिकोण है, व्यक्ति के मानस की एक प्रवृत्ति है। अगला उपन्यास है बसंती। बसंती के पात्र हैं चौधरी, विशेषर, बुलाकी राम, शंभू, गोविंदी, गणेश, मतीराम, बोधराज, मूलराज, रामू, रुक्मी, श्यामा बीबी, जमुना, दीनू, श्रीमती सूरी इत्यादि। इस उपन्यास का प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ। यह उपन्यास भीष्म साहनी ने अपने कहानी संग्रह वांगशु में प्रकाशित कहानी राधा अनुराधा के विस्तार के रूप में लिखा है। इसको जरूर याद रखेंगे, प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। इस उपन्यास में महानगरों में भटकते मजदूर वर्ग की जिंदगी का बोध है। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि भीष्म साहनी द्वारा रचित बसंती उपन्यास में किसकी जिंदगी का वर्णन किया गया है? तो भटकते मजदूर वर्ग की जिंदगी का वर्णन किया गया है। यह उपन्यास 15 अध्यायों में विभक्त है। यह उपन्यास दिल्ली महानगर के ऐसे निम्न वर्गीय लोगों का कथ्य उजागर करता है जो रोजगार की तलाश में निरंतर उजड़ते बसते रहते हैं। इस उपन्यास के माध्यम से भीष्म साहनी ने पूंजीवाद और सामंतिक प्रथा के विरुद्ध विद्रोह व्यक्त किया है। आगे देखिएगा, इस उपन्यास की नायिका बसंती परिस्थितिवश 60 साल के बुलाकी से शादी करती है, फिर उससे विद्रोह करके दीनू नामक व्यक्ति से शादी कर लेती है। तो यह था भीष्म साहनी द्वारा रचित बसंती उपन्यास के बारे में। आगे है हमारा अगला उपन्यास जिसका नाम है नीला चांद। चलिए देखते हैं। इस उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन 1987 ईस्वी में हुआ। बात करें नीला चांद के पात्र की, तो इसके पात्र हैं गोपाल भट्ट, कीरत, भुवना देवी, देव शर्मा, कीर्ति वर्मा, गंडदेव, विद्याधर देव, आवल्य देवी, श्री कृष्ण मिश्र, कर्ण, कन्हैया मिस्र, रज्जुक, महिपाल, गांगेय देव, नियाल्तगीन, चंद्रदेव, स्कंदगुप्त, विजयपाल, विरजू सिंह, जदुवंशी, अश्वगंध, सोमेश्वर, गोविंद चंद्र, मदन चंद्र, रिपुंजय, सुबोध, हमीर, अंतु। आगे देखेंगे, सिंह, चंडेश्वर देव तिवारी, चंपक, हीरामान गौंड, शीलभद्रा इत्यादि। तो ये सभी पात्र किस उपन्यास के हैं? ये सभी पात्र हैं नीला चांद उपन्यास के। इस उपन्यास पुस्तक के आरंभ में अहम उवाज शीर्षक के अंतर्गत शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। क्या लिखा है? चलिए देखेंगे। इसके प्रथम संस्करण के प्रकाशन के बाद लेखक की ही तरह प्रकाशक भी चिंतित था कि इस भारी भरकम उपन्यास पर लगाया गया उसका मूलधन भी लौटेगा या नहीं। यह किसने लिखा है? शिव प्रसाद सिंह जी ने। कम से कम मेरे स्वाध्याय को तो गाली मत दीजिए। आपका अज्ञानजन्य अहंकार मूर्खता का सीमोल्लंघन कर चुका है। 2 समीक्षकों ने इस बृहद उपन्यास को पढ़कर बधाई दी। इनमें एक थे प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र और दूसरे मित्रवर प्रोफेसर कृष्णनाथ। हंस पत्रिका में गिरिराज किशोर ने नीला चांद पर समीक्षा लिखी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे।
इस उपन्यास के अहम उवाच शीर्षक के अंतर्गत शिव प्रसाद सिंह जिन व्यक्तियों या विद्वानों का नाम लेते हैं वे हैं प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र, प्रोफेसर कृष्णाथ, जेपी सिंह, गिरिराज किशोर, चंद्रबली सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह इत्यादि। चंद्रबली सिंह के अनुसार ऐसी यथार्थवादी कृति एक गैर मार्क्सवादी या पार्टी से अनजुड़े व्यक्ति ने लिखी जैसी दल के भीतर के लोग नहीं लिख पा रहे हैं। ठाकुर प्रसाद सिंह ने इस उपन्यास को वार एंड पीस की तरह का उपन्यास बताया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अवश्य याद रखेंगे। इस उपन्यास पर 1990 ईस्वी का साहित्य अकादमी, 1992 ईस्वी का शारदा सम्मान तथा 1992 ईस्वी का व्यास सम्मान शिव प्रसाद सिंह को मिला। तो इतने पुरस्कार मिले हैं। निश्चय ही यह जो है बहुत ही चर्चित उपन्यास है। कौन सा? नीला चांद। आगे देखिएगा, इस उपन्यास की कथावस्तु 11वीं शताब्दी की है। इस उपन्यास का आरंभ मत्तवारिणी शीर्षक से होता है। इस उपन्यास का नायक कीर्ति वर्मा है। प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि नीला चांद उपन्यास का नायक कौन है? तो कीर्ति वर्मा है। नीला चांद उपन्यास पर साहित्य अकादमी कब दिया गया? 1990 ईस्वी में। शारदा सम्मान कब दिया गया? 1992 ईस्वी में। तथा व्यास सम्मान कब दिया गया? तो 1992 ईस्वी में। तो शारदा सम्मान और व्यास सम्मान 1992 ईस्वी में दिया गया और साहित्य अकादमी 2 वर्ष पूर्व अर्थात 1990 ईस्वी में शिव प्रसाद सिंह को दिया गया। तो इसको याद रखेंगे। हमारा अगला उपन्यास है भूले बिसरे चित्र और आज इसी उपन्यास के बाद हमारा उपन्यास समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं भूले बिसरे चित्र। इस उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। इस उपन्यास हेतु इन्हें 1961 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? तो इसके पात्र हैं बंशी शिवलाल, माफ कीजिएगा, मुंशी शिवलाल, ठाकुर भूप सिंह, अनूप सिंह, मुसम्मी, मैकूलाल, घसीटे, चंदन सिंह, ज्वाला प्रसाद, राधेलाल, कुंदन लाल, झूमर सिंह, मुंशी राम सहाय, पंडित रघुवर दुबे, सदाशिव, मुंशी बनवारी लाल, जमुना, भीखू, नंबरदार, प्रभुदयाल, गजराज सिंह। रानी देवकुंवर, चंद्रभूषण सिंह, इंद्रभूषण सिंह, बरजो सिंह, मीरा सखावत हुसैन, लक्ष्मी चंद्र, नवल, विद्या, उषा, राजेंद्र किशोर, विंदेश्वरी प्रसाद, ज्ञान प्रकाश, रुक्मिणी, सिद्धेश्वरी प्रसाद इत्यादि। तो ये सभी पात्र किसके हैं? भूले बिसरे चित्र उपन्यास के। 1880 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक की विस्तृत समय सीमा को समेटे हुए यह उपन्यास मध्य वर्ग के उद्भव और विकास से लेकर सामंतवाद के पतन, संयुक्त परिवार प्रथा के विघटन, पूंजीवाद की उदय एवं भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के बदले स्वरूप का बोध कराता है। चलिए आगे देखेंगे। भीखू की पत्नी छिनकी शिवलाल के घर में नौकरानी है। जमुना के पति ज्वाला सिंह हैं। इस उपन्यास में अवैध संबंधों के रूप में सामंतवाद की एक प्रमुख मनोवृत्ति को भी रेखांकित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आज उपन्यास क्या होता है? समाप्त होता है। यहाँ पर हमारा उपन्यास विधा समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। तो आशा करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अवश्य पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।